दोस्तों नमस्कार। सीरीज में हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं 1050 सवाल। आज हम लोग 1051 से आगे बढ़ेंगे। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। यानी जो प्रतिबिंब है आकार में बड़ा, आभासी और सीधा होता है। यहाँ पर आवर्धित होता, ठीक है, आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। देखो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के केस में यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस केस में याद रखना हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल यानी कि वास्तविक और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, केवल एक केस को छोड़ करके। केवल एक केस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है f1, ये 2f1। जब वस्तु इस प्रकाशीय केंद्र और इस f1 के बीच में हो तब जो प्रतिबिंब है ये बनता है वर्चुअल। और वर्चुअल प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, डायरेक्ट होता है। एकमात्र यही केस है उत्तल लेंस के केस में कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा कोई सा भी केस उठा लो आप, हमेशा आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलने वाला है। तो सी हमारा, माफ करना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा से कथन सत्य है? 114 तत्वों में से 32 गैर धातु है और अन्य धातु है। यह गलत हो जाएगा। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 तत्व है, जिसमें 91 यानी कि 91 केवल धातु है यानी कि मेटल्स हैं। इसमें 20 आपके उपधातु हैं यानी कि नॉन मेटल्स हैं, और 7 है, मैंने उपधातु बोल दिया, अधातु। 91 है धातु, 20 है अधातु और 7 है उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। 7 है उपधातु। टोटल 118 तत्व है। तो जो ए स्टेटमेंट है ये गलत है। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। देखो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग खनिज बोलते हैं, और जिस खनिज से हम लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं उसे हम उस धातु का अयस्क बोलते हैं। तो हर अयस्क खनिज है, ये सही है, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं है। हम उसी खनिज को अयस्क बोलेंगे जिनसे हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं फायदे के लिए, उसी खनिज को अयस्क बोलेंगे। तो केवल बी सत्य है, डी हमारा राइट आंसर। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। पादप में जो 5 समूह है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें सबसे पहले कौन सा समूह आया? थैलोफाइटा के ही अंदर शैवाल आते हैं। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहला जो पादप है वो शैवाल है। सी हमारा राइट आंसर। शैवाल जो होते हैं वो मेनली एक्वाटिक होते हैं। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद सीधी रेखा में नियत दर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो स्थिर अवस्था से बोल रखा है, इसका मतलब u जो है ये 0 है, प्रारंभिक वेग 0। त्वरण हमें दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय दे रखा है 8 सेकंड। हमें निकालना है कुल दूरी, हमें चाहिए कुल दूरी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, s = ut + ½ at²। ये गति का दूसरा समीकरण है। u का मान 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ½ a का मान 3 है और t² यानी कि 8 और गुणे में 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 96 मीटर। आंसर सी हमारा राइट आंसर। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल डैश है। आपको एक संबंध यानी कि एक रिलेशन ध्यान में रखना है, वो है इंपल्स बराबर, ये होता है संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम। संवेग बराबर आप जानते हो द्रव्यमान और गुने में वेग। इंपल्स बराबर होता है फोर्स यानी कि बल और गुने में टाइम। और देखो चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम संवेग, चेंज इन मोमेंटम यानी कि अंतिम संवेग और माइनस में प्रारंभिक संवेग। इसी को हम लिख सकते हैं mv - mu। v मतलब हो गया आपका अंतिम वेग, तो अंतिम वेग से हमारे पास अंतिम संवेग मिलेगा, ठीक है, pf मिलेगा, और प्रारंभिक वेग से हमें प्रारंभिक संवेग मिलेगा, pi मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया अंतिम संवेग और माइनस में प्रारंभिक संवेग, mv - u, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये हमारा f इंटू में t है, यहाँ से f निकल करके आएगा m इंटू v - u और बट्टे में टाइम। m का मान देखो 100 ग्राम दे रखा है, आपको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा SI मात्रक में, तो 0.1 हो जाएगा, 1000 से भाग लगाएंगे तो। v
v का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि खिलाड़ी ने बॉल को रोक दिया है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस u कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 हो जाएगा। समय कितना लगा है, 0.05 सॉल्व करेंगे इसको, निकल करके आएगा माइनस 60 न्यूटन। माइनस 60 न्यूटन। देखो माइनस यहां पर बस ये बता रहा है कि गेंद की गति का जो डायरेक्शन था उसके विपरीत दिशा में बल लगाया गया, तभी तो गेंद रुकेगी ना, वरना तो गेंद रुकने वाली नहीं है अगर हम सेम डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो, इसीलिए यहां पर ये माइनस लगाया गया है। मान लीजिए विकल्प ऐसा होता कि यहां पर ये माइनस 60 नहीं होता, मान लो यहां पर 30 न्यूटन होता, तब आप इसको टिक मारते। अगर माइनस के साथ दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर माइनस नहीं होता तो माइनस हटा करके टिक मार देते। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं। कई बार आपको बता चुका हूं, आयनों का आदान प्रदान डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, द्विविस्थापन या फिर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था वही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, अवक्षेप। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? आवर्त 4 में और आवर्त 5 में, आवर्त 4 में और 5 में दो उपधातुएं हैं। आवर्त 1 में और आवर्त 7 में कोई उपधातु नहीं है। इसके अलावा जो भी आवर्त बचते हैं उसमें एक एक उपधातु होंगे। हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, यह बिल्कुल सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसी रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, तो एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और उसको मेजर किया जा सकता है, यह भी सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन से पानी में 2 न्यूटन तक कम हो जाता है। पानी में वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल की मात्रा की गणना करें। देखो कोई वस्तु था, हवा में जब ये था तब इसका भार 4 न्यूटन था, पानी में डालते ही इसके भार में 2 न्यूटन की कमी आ जाती है, यानी पानी में डालते ही इसकी जो भार है वो 2 न्यूटन बचती है। तो बाकी के 2 न्यूटन कहाँ गायब हो गए? बाकी के 2 न्यूटन बल को खा गया अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स उत्क्षेप बल या फिर बोल दो ये उत्प्लावक यानी कि बाउंड फोर्स। अब जानते हो ना, पानी में जो डुबाते हैं तो वस्तु पर भार के अतिरिक्त, भार के अलावा, भार के विपरीत में एक उत्क्षेप बल काम करता है। तो जो उत्क्षेप बल काम किया वो 2 न्यूटन का था, इसीलिए इसके भार में से 2 न्यूटन माइनस हो गया। सी हमारा राइट आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे हम करंट पास करवाते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश। अगर कार्य का मान ऋणात्मक हो, कार्य का मान जो W है ये अगर निगेटिव है, यानी जिस भी वस्तु पर कार्य किया जा रहा है और ये कार्य निगेटिव है, यानी कि उस वस्तु के अंदर एनर्जी की हास हो रही है, उसकी ऊर्जा का हास होगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सिद्धांत होता है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। कार्य ऊर्जा सिद्धांत ये होता है कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा और माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। सोचो ये वैल्यू निगेटिव हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा है अंतिम गतिज ऊर्जा की तुलना में। तो यहां पर क्या हो गया? एनर्जी का हास हो गया। वर्क डन नेगेटिव आया, यानी कि एनर्जी का क्या हो गया? यहां पर हास हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया। क्योंकि आप देख रहे हो स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी ये अधिक थी और बाद में ये कम हो चुकी है, तो एनर्जी का यहां पर क्या हो गया? हास हो गया। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। देखो न्यूक्लियस है, नाभिक है, और उसके बाहर आप जानते हो कोश होते हैं, या फिर बोल दो कक्षा होते हैं, या फिर बोल दो शेल होते हैं, जिसे आप लोग शेल बोलते हो, कोश बोलते हो, कक्षा बोलते हो। इसी को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। तो ये हमारा प्रथम कोश है, फर्स्ट शेल है, और इसी को हम लोग फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो चौथे कोश में, चौथे एनर्जी लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? तो 2n², हम लोग यही फॉर्मूला लिखते हैं, 2 × फोर्थ एनर्जी लेवल है चतुर्थ स्तर में, तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 2 और टाइम्स में 8, माफ करना 16, तो ये 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस के जो कण होते हैं काफी पास पास होते हैं, उन कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की प्रथम अवस्था ठोस, द्वितीय द्रव, तृतीय गैस और चतुर्थ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, और ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये आयोनाइज्ड
गैस होती है, आयोनाइज्ड गैस होती है। नियोन बल्ब आप जानते हो, नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी होती है, नियोन गैस भरी होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है यहाँ से तो यही नियोन गैस आयोनाइज्ड हो जाती है और प्लाज्मा स्टेट को प्राप्त करती है। जैसे ही प्लाज्मा स्टेट को प्राप्त किया जाता है वैसे ही क्या होता है, ग्लो आ जाता है, चमकने लगता है वस्तु। तो याद रखिएगा, जो सूर्य है, जो स्टार है, इनमें जो चमक होती है ये प्लाज्मा स्टेट के कारण होती है। यौवन आरंभ के दौरान यानी कि प्यूबर्टी के दौरान श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीना का स्राव होता है और वसा ग्रंथियों द्वारा तेल का। तो इन ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है प्यूबर्टी के दौरान। तो ग्रंथियों से कौन सा तत्व स्राव होता है, यानी कौन सा पदार्थ यहाँ पर स्राव होता है, तो पसीना और तेल। ये हमारा राइट आंसर। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन उत्तक पाए जाते हैं। ये देखो पार्श्व विभाज्य उत्तक है, इसी को बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर सिंपली लैटरल मेरिस्टेम। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे कट करें, कट करने के बाद इसका हम अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो इस प्रकार से ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। लेकिन इसी को, ये जो पार्श्व विभाज्य उत्तक है, इसी को कैम्बियम भी कहा जाता है, कैम्बियम भी कहा जाता है। तो ए और बी हमारा दोनों यहाँ पर आंसर सही होगा, लेकिन बोर्ड वाले ने केवल ए आंसर को टिक किया है। जो हमारा लैटरल मेरिस्टेम होता है उसी को कैम्बियम ही बोलते हैं। तो ए और बी दोनों ही आंसर होगा यहाँ पर, बट बोर्ड वाले ने केवल ए आंसर को टिक किया है। तो देखना, अगर एग्जैक्ट यही सवाल आ जाए तो आप ए को टिक मार देना, अदरवाइज आप ध्यान में रखो कि लैटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम ये एक ही चीज है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। देखो ये एनसीईआरटी का मैंने काट करके लगाया हुआ है। देखो यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली, यहां आंसर हमारा चमेली हो जाएगा। अब संतरा, गुलाब, चमेली, केला, इन सब के बारे में ध्यान में रखना। पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं या फिर बोल दो कि कम हो चुकी है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता कम हो चुकी है। यहां किसके बारे में बात किया जा रहा है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आप जानते हो ना, कायिक प्रवर्धन ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक टाइप है। पादप के जो भाग होते हैं, कायिक भाग जो होते हैं, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, इन सब से नए प्लांट को ग्रो करवाना, उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। तो ये कायिक प्रवर्धन के बारे में कहा जा रहा है कि यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु, हमारे आवर्त सारणी में एकमात्र तरल धातु कमरे के तापमान पर है पारा। ठीक है, पारा यानी कि मरकरी। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। ए हमारा राइट आंसर। मरकरी और किसी धातु का जो मिश्र धातु होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। इसे हम लोग अमलगम बोलते हैं। मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और मरकरी का एक अयस्क होता है सीने बार, सीने बार, HGS, ये इसका सूत्र होता है, HGS, सीने बार। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में kg स्क्वायर। जी का मान पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। जैसे कि स्मॉल जी के बारे में हम बोलते हैं कि स्थान परिवर्तन के साथ इसके मान में परिवर्तन होता है, लेकिन कैपिटल जी के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। यानी सब जगह इसका जो वैल्यू है ये आपको इतना ही मिलने वाला है। और इसके वैल्यू को सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, हेनरी कैवेंडिश। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। मतलब इनमें से जो भी माध्यम यहां पर दे रखे हैं, बताना है कि इन माध्यम में सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसका ज्यादा है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल दे रखा है और यहां देखो जो बेंजीन है इसका सबसे ज्यादा है 1.5। आपको खास करके ध्यान में रखना है वायु का, जल का, वायु का और जल का। हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक यानी कि इसमें जीव का इस्तेमाल हुआ है। इस उर्वरक को तैयार करने में जीव का इस्तेमाल हुआ है और ये जीव होते हैं वर्म्स यानी कि केंचुए। तो वर्मी कंपोस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों को कहा जाता है क्रांतिक तत्व। क्रांतिक तत्व, क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्योंकि इनका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा होता है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है।
यूरिया को बनाया था वोलर ने, यूरिया को बनाया था वोलर ने। यूरिया ये पहला कार्बनिक यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे लैब के अंदर बनाया गया था, और बनाया किसने था? वोलर ने। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जैसे ही हमारा हाथ आग के कांटेक्ट में आता है, हम झटके से हाथ को खींच लेते हैं। इसके लिए जिम्मेवार होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुदंड। मेरुदंड देखो, ब्रेन जो है, ब्रेन जवाब देने में, रिस्पॉन्स देने में थोड़ा समय लेता है, थोड़ा समय लेता है। तो जब तक ब्रेन रिस्पॉन्स देता तब तक हो सके हाथ जल जाता। इसीलिए ये जिम्मा मेरुदंड के पास है, ताकि ये क्विक रिस्पॉन्स दे, यानी कि जल्दी से जवाब दे कि हाँ हाथ को खींचना है, और हाथ आप खींच लेते हो। इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे आपके पाँव में कील चुभती है तो आप पाँव को उठा लेते हो ऊपर, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है मेरुदंड के द्वारा। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल बोल दो आप। आरबीसी का जब प्रोडक्शन होता है, यानी जब आरबीसी बच्चा होता है, उस समय न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब केंद्रक गायब हो जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? आप काउंट कर लो। यहां देखो, इसमें 2 ऑक्सीजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है, 1 हाइड्रोजन का है, तो 2 और 2 4। यहां देखो हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो 4 5 और 2 7। यहां है मात्र 3, 2 ऑक्सीजन का और 1 कार्बन का। यहां देख लो आप, कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में 2 लगा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहां हो गया 4 और 1 5, सबसे ज्यादा है बी में। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है। ये होता है डीएनए का कॉपी, डीएनए का जेरॉक्स। डीएनए का कॉपी बनेगा, एक कॉपी पेरेंट के पास रह जाएगा और एक कॉपी बच्चे में चला जाएगा। और जब इसी कॉपी में कोई एरर होता है, कोई त्रुटि हो जाए, तो इसी से क्या होता है, बच्चे और पेरेंट के जो कैरेक्टर होते हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, कॉपी में एरर के कारण। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, इसका काम होता है मैसेज को लेकर के जाना। इसका काम होता है मैसेज को लेकर के जाना। डीएनए से मैसेज को लेकर के राइबोसोम के पास जाएगा कि हाँ इस प्रकार के प्रोटीन्स बनाने हैं। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ये करेगा अमीनो एसिड का ट्रांसफर, अमीनो एसिड को लेकर के आएगा राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने के लिए। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है, किलोवाट आवर में। यह है व्यावसायिक यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, किसके लिए? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है, ऊर्जा के लिए। ए हमारा राइट आंसर। 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? समूह 17 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सारे हैं। एस्टिटीन है। एस्टिटीन ये रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है। फ्लोरीन देख लो, ये प्रथम तत्व है ग्रुप नंबर 17 का। बी हमारा राइट आंसर। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है, यह है ब्लीचिंग पाउडर। सी हमारा राइट आंसर। बेकिंग सोडा का होता है फॉर्मूला NaHCO3, यह है बेकिंग सोडा। इसमें टार्टरिक एसिड मिलाएंगे, बन जाएगा बेकिंग पाउडर। धुलाई का सोडा होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है, 7 या 8। बी हमारा राइट आंसर। कार्बन के बारे में आप जानते हो, कार्बन के पास ये गुण है कि ये लंबे लंबे चैन बना सकते हैं, जैसे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसमें 60 कार्बन होते हैं। सिलिकॉन हाइड्राइड जो होता है, सिलिकॉन हाइड्राइड, इसका सामान्य सूत्र होता है SiNH2n+2, जैसे कि एल्केन का होता है CnH2n+2। बस यहाँ पर कार्बन को हटा करके सिलिकॉन डाल दो। और सिलिकॉन हाइड्राइड को हम लोग सिलेन भी बोलते हैं, सिलेन। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? परमाणु का नाभिक मॉडल, ध्यान में रखना, ऐसा मॉडल जिसमें नाभिक की बात की गई थी, न्यूक्लियस की बात की गई थी, ये दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। अगर ये बोल दे कि सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया, देखो रदरफोर्ड ने तो दिया, लेकिन ये नाभिक मॉडल था ना। लेकिन सबसे पहली बार परमाणु के मॉडल को दिया था J.J. थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लंबाई होती है लगभग 9 मीटर यानी कि 30 फीट के लगभग में। एलिमेंट्री कैनाल के भाग देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका बकल कैविटी हो गया यानी कि मुख गुहा, उसके बाद ईसोफेगस होता है यानी कि ग्रास नली, उसके बाद स्टमक होता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रास नली और मुख गुहा, ये सारे होते हैं। यहाँ देखो वायु कोशिका लिखा हुआ है, कोशिका नहीं होता है, कोष्टिका होता है, कोष्टिका, वायु कोष्टिका, अंग्रेजी में बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो ये है लंग्स का पार्ट, ठीक है, लंग्स का पार्ट यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है उसका ये पार्ट है। देखो मुख गुहिका यानी कि बकल कैविटी, ये तो है, सही है, बड़ी आंत भी है। अब देखो यहाँ पित्ताशय दे रखा है यानी कि गॉल ब्लेडर, ठीक है, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर जिसका काम होता है जो बाइल जूस होता है यानी कि जो बाइल होता है, पित्त होता है, उसको स्टोर करना। बाइल बनता है लीवर में है लेकिन स्टोर होता है इसी पित्ताशय के अंदर। तो पित्ताशय का काम पाचन में तो जरूर होता है, पाचन में जरूर होता है। देखो आहार नली के अंदर हमारा पूरा क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है। जो पाचन प्रक्रिया है ये इसी आहार नली के अंदर होता है, और जिसके अंदर पित्ताशय का भी रोल होता है, क्योंकि पित्ताशय जो है ये बाइल को स्टोर कर रखता है, जिसका काम होता है वसा का पाइसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन करना। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट नहीं होता है पित्ताशय, एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट नहीं होता है पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें बेस्ट चूज करना चाहूं कि कौन है, तो बी आंसर हमारा ठीक है, सही मान सकते हैं इसको। इस विकल्प के अनुसार हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। या हम ये मानकर चलते हैं कि जो पित्ताशय है इसका संबंध पाचन से है, और पाचन जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, तो चलो ठीक है पित्ताशय इस विकल्प के अनुसार हम मान लेते हैं। अदरवाइज इतने ही होते हैं, और चाहो तो यहाँ पर आप फेरिंग्स को भी लिख सकते हो, ग्रसनी को भी लिख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे यहां देखिए, यह है मैग्नीशियम, यह है ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम को मैंने जलाया तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां आप देखो ये अभिकारक है और यह है उत्पाद, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। यहां देखो मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां भी मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां ऑक्सीजन का 2 एटम्स है और यहां पर एक है। मतलब मैग्नीशियम क्या है, ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हर एक एक तत्व के जो परमाणु होते हैं दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन यानी कि संतुलित समीकरण, यानी कि ये संतुलित नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें 2Mg + O2 2MgO, अब देखो सारे के सारे एटम्स बैलेंस है, 2 मैग्नीशियम एटम, यहां पर भी 2 मैग्नीशियम एटम, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। यहां पर 2 लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन के साथ भी 2 लगा हुआ है। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है, तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सत्य है। सोडियम के 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। सीधा आप ध्यान में रखो, आप बना भी सकते हो। 3 मोल का द्रव्यमान दिया हुआ है 69, आपको बस 1 मोल का पहले निकालना है। 69 बटे में 3 करेंगे, 23 ग्राम आएगा। ध्यान में रखिएगा, जब भी आप 1 मोल का द्रव्यमान बोलोगे तो द्रव्यमान में बोलोगे, सॉरी ग्राम में बोलोगे। और सिंपली आपसे बोल दे आप कि एटॉमिक मास कितना होगा। क्या करना है आपको, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब एटॉमिक मास आपको पता होता है तो आप इसमें ग्राम लगा देते हो, तो ये 1 मोल के बराबर होता है। यहाँ पर ठीक आपको उल्टा करना है। 1 मोल का 23 ग्राम दे रखा है, यहाँ पर आप ग्राम हटा दो, सिंपली 23 बोल दो। तो सी हमारा आंसर। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। पहले तो आप ये ध्यान में रखो, मान लो ये परावर्तक सतह है और ये सोर्स है, यहां से साउंड ऐसे जाएगी और फिर टकरा करके ऐसे आएगी, तो जो भी बंदा यहां पर होगा उसको पहले ये वाला साउंड सुनाई देगा जो उसने बोला, डायरेक्ट इसके कानों में पहुंचा। दूसरा, जो आवाज यहां पर टकरा करके आती है वो उसके कानों तक पहुंचने वाली है, तब जाकर के उसको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है 17 मीटर से कम होनी चाहिए। माफ करना, 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए। 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 17 मीटर ये न्यूनतम है, कम से कम इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए। इससे अधिक आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी हमारा राइट आंसर। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके पास वास्तविक जड़ भी होती है, वास्तविक तना भी होता है और वास्तविक पत्ती भी होती है। फूल नहीं होते हैं। फूल केवल एंजियोस्पर्म देते हैं, केवल एंजियोस्पर्म ही है जो कि फूल देने वाले पादप होते हैं।
गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इसे हम लोग U से डिनोट करते हैं और ये mgh के बराबर होता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। जो टेस्टिस होता है यानी कि जो वृषण होता है, वृषण के ऊपर इस प्रकार से एक संरचना होती है जिसे हम लोग अधिवृषण बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। यहां से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका, डी हमारा राइट आंसर। और यहां पर होता है मूत्राशय, इस मूत्राशय से भी एक ट्यूब निकलती है, ये ट्यूब ये जाकर के आपस में मिल जाते हैं और ये वाला जो ट्यूब है ये कहलाता है यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, जहां से जो मूत्र है और जो वीर्य है ये दोनों ही बाहर आते हैं। दंतवल्क यानी कि दंत एनामेल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, बी हमारा राइट आंसर। अगर हमारे बकल कैविटी का या फिर बोल दो हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। देखिए कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर घूम रही होती है तो उस वस्तु पर एक बल काम करता है उसके केंद्र की ओर, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो इस चंद्रमा पर भी एक बल काम करता है यहां पर, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, समझे आप। पृथ्वी जो है इस चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है और यही गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो हमारा आंसर यहां पर गुरुत्व बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल बोल दो या फिर यहां पर गुरुत्व बल बोल दो, एक ही चीज है। ए हमारा राइट आंसर। मान लीजिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्व बल नहीं होता, कोई दूसरा बल होता यहां पर, मान लो मैं बोल दूं यहां पर कि तनाव बल है, तब आप किसको चूज करते हैं, अभिकेंद्रीय बल को। लेकिन यहां पर हमारा बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। यहां पर जो अभिकेंद्रीय बल है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। वैसे ही मैं एक और बताऊं कि नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यह भी एक सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पाथ है। यहां पर भी क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर एक बल काम करता है जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। यहां पर ये जो अभिकेंद्रीय बल होगा ये स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये कोई नया बल नहीं है, कोई अनोखा बल नहीं है, ठीक है। ये अभिकेंद्रीय बल ही कभी गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ये अभिकेंद्रीय बल कभी स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा, कभी तनाव बल के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो एक पत्थर को बांध करके आप घुमा रहे हो, रस्सी में आपने एक पत्थर को बांधा है और आप उस रस्सी को पकड़ के उस पत्थर को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। यहां पर भी क्या होगा, इस पत्थर पर एक बल काम करेगा केंद्र की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, वो अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। और इस केस में ये तनाव बल के बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर होगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल है ये कभी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, कभी स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा, कभी तनाव बल के बराबर हो जाएगा। अलग अलग केस में ये अलग अलग हो सकता है। फास्फोरस की परमाणुविकता क्या है, फास्फोरस की परमाणुविकता ये हो जाएगा P4, चतुः परमाणु। अगर आपसे कभी सल्फर का बोल दे तो वो 8 हो जाएगा। सल्फर S8 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। निम्नलिखित में क्या समान है, यानी इन चारों में जो है क्या एक समान है, इस विकल्प को देखते हुए बताना है। एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, क्योंकि ये जो कंकर है इसके पास गति है और गति के कारण इसके पास गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तो गतिशील वाहन के पास गति है यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तेजी से चलती हुई हवा में भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है क्योंकि हवा के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इन सब में गतिज ऊर्जा समान है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है। पौधों के अंदर लचीलापन प्रदान करने वाले जो अस्थायी ऊतक है यह है स्क्लेरन, माफ करना, कोलेनकाइमा, डी हमारा राइट आंसर। और पौधों के अंदर दृढ़ता होता है, ठीक है, दृढ़ता ये होता है स्क्लेरनकाइमा के कारण। स्क्लेरनकाइमा के जो सेल होते हैं और इनके पास जो सेल वॉल होती है इसमें लिग्निन होती है, लिग्निन के कारण इनकी जो सेल भित्ति है काफी मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है। स्क्लेरनकाइमा के जो सेल होते हैं ये डेड होते हैं, मृत होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा इन सब के जो सेल होते हैं वो अलाइव होते हैं यानी कि जीवित होते हैं।
सिलिका डैश में घुलनशील है, सिलिका इन सब में से HF में घुलनशील है। यह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड बोल दो, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये है नाइट्रिक एसिड और यह सल्फ्यूरिक एसिड और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl और HNO3 को जब हम 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं, यानी 3 अणु हम ले लें HCl का और 1 अणु ले लें नाइट्रिक एसिड का, तो इसका जो मिश्रण होता है ये कहलाता है एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया सोना पिघलाने में काम आता है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए P किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। हालांकि एक फिसलन जमीन के कारण उसकी गति Q किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। यदि वह दूरी तय करने के लिए R घंटे लेता है, यानी कि जो समय है यह है R, तो R और Q के बीच संबंध ज्ञात करें। देखो, इस लड़के के पास जो वास्तविक गति है, जो एक्चुअल स्पीड है, वो कितनी होती है? P से यह चल रहा था लेकिन फिसलन के कारण Q से कम हो जाता है, तो एक्चुअल में जो इसकी स्पीड है, वास्तविक में जो इसके पास गति है, यह है P माइनस में Q। अब आपको लगाना है यहाँ पर समय बराबर दूरी और बट्टे में चाल। समय है R, दूरी है 1, चाल हो जाएगा P माइनस में Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/R P माइनस में Q। A। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश का उदाहरण है। अब खुद सोचो, आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, रास्ते में भीड़ है, तो कभी आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे, कभी कम करोगे, यानी असमान गति से आप चलोगे। ए हमारा राइट आंसर। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। सही आंसर है। देखो, जब बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा या फिर बोल दो विस्थापन की दिशा ये एक समान हो तो जो कार्य होता है ये धनात्मक होता है। अगर ये दोनों ही विपरीत हो जाए, तो कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, और ये दोनों ही अगर लंबवत हो जाए तो कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। एक ही समूह में तत्वों के समान डैश होते हैं। एक समूह के अंदर जो भी तत्व आते हैं उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। ये हमारा राइट आंसर। समूह में जब हम नीचे की ओर आते हैं तो जो परमाणु का आकार होता है, साइज होता है, ये बढ़ता है। परमाणु द्रव्यमान भी अलग होगा, परमाणु संख्या तो अलग होती ही है। लौह जंग का रंग डैश है। लौह जंग यानी कि आयरन रस्ट ये रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरे रंग का होता है। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करना है, पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होगा, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए नहीं होगा, इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। बाकी सर्च लाइट, सौर भट्टी के अंदर और गाड़ी की हेडलाइट, इन सारे में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप किस जगत में सभी जीव को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? मोनेडा किंगडम के अंदर जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें जो सबसे पहला है आपका वो है मोनेडा। मोनेडा के अंदर जो जीव आते हैं वो सारे बैक्टीरिया ही हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ये हुआ इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वास्तविक केंद्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सुकेंद्रिक, यानी कि वास्तविक केंद्रिक होना चाहिए, बट यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये नहीं होगा हमारा। सी खत्म हो गया यहाँ से। मोनेडा के बाद है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के पास जो है वास्तविक केंद्रक तो है क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं, बट ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन आपको बहुकोशिकीय चाहिए, ये भी नहीं होगा। आ जाओ एनिमिलिया के पास। जंतु जगत के अंदर जो जीव आते हैं उनकी कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती है और वो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उनके पास वास्तविक केंद्र है। लेकिन सेल वॉल की अगर हम बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें, तो ये नहीं होती है, आपको तो कोशिका भित्ति भी चाहिए। तो प्लांटी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। अपवाद के रूप में हो सकते हैं कोशिकीय, ये अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो 99% जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। उनके पास केंद्रक तो होते ही हैं और इनके पास क्या है, सेल वॉल भी होती है। बी हमारा राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।